नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जैसे ही ये शब्द आता है तो हमें लगता है कि हमारे बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं या हम ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं जिन्हें हमें ये बेनिफिट्स देने हैं। तो हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम सैलरीज, वेजेस, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के रूप में, लॉन्ग सर्विस अवार्ड के रूप में, सेबेटिकल लीव्स के रूप में, या हम मैटरनिटी लीव्स इवन गवर्नमेंट के रूल्स के तहत भी डिफाइंड है कि इतनी छुट्टियां देनी पड़ेंगी। और वो एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है, तो उसे भी मौका मिलना चाहिए कि वो प्रॉपर लीव्स ले सके जब उन्हें ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर एक एम्प्लॉई आपके साथ काम करता है तो वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का भी हकदार है कि जब वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद उसे पेंशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए, या वो आपके साथ 5 साल से ज़्यादा का समय बिताता है तो ग्रेच्युटी बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत बार बहस होती है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपके साथ 5 साल रहेगा तभी आप ग्रेच्युटी बेनिफिट देते हो, पर जब आप उसे एम्प्लॉय करते हो तो उसकी CTC में ऐड करके दिखाते हो कि हम आपको ये बेनिफिट भी दे रहे हैं, ग्रेच्युटी बेनिफिट दे रहे हैं, जबकि वो बेनिफिट उस एम्प्लॉय को 5 साल के समय को बिताने के बाद मिलने वाला है। कई बार ऐसे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जिसमें दोनों ही पार्टीज़ ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहती थी बट उन्हें आना पड़ा। उन्हें बोला जाता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये एम्प्लॉय को किसी वजह से टर्मिनेट करना पड़ा और जो भी उनकी पॉलिसी में डिफाइंड बेनिफिट्स हैं टर्मिनेशन पॉलिसीज़ को लेकर, वो उन्हें एम्प्लॉय को देकर ही अलविदा कहना पड़ता है। तो ये बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। लायबिलिटी पेंडिंग है। इन खर्चों को मीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इमीडिएटली फंड्स अवेलेबल हों। हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके पास 10,000 एम्प्लॉई है, उन 10,000 एम्प्लॉयज़ में से कितने 5 साल टिकेंगे, कितने 5 साल से पहले जॉब छोड़ के निकल जाएंगे, कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो पूरा समय यहाँ बिताएंगे और पेंशन बेनिफिट्स का फ़ायदा भी लेंगे, और कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो चाहते हुए भी नहीं रह पाते हैं कंपनी में। कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से वो कंपनी का हिस्सा नहीं रह पाते हैं। पर हमें उन 5,000 एम्प्लॉयज़ का, 10,000 एम्प्लॉयज़ का अमाउंट तय करना होगा कि कितनी लायबिलिटी हम क्रिएट करें, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय लीव करता है तो हमारे पास ऐसे फंड्स हों जिस फंड्स में से हम उनको पेमेंट कर पाएँ। तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है। मेनली तैयारी करनी पड़ती है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए कोई खास तैयारी हम नहीं करते, क्योंकि एम्प्लॉय हमें इमीडिएट सर्विस दे रहा है। इसी साल में हम जो प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं या जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसी में से हम एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं और वो हमारा इस साल का एक्सपेंस हो जाता है। तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, या करंट ईयर लायबिलिटी में वो हमारी प्रेजेंट हो जाती है कि हमने शॉर्ट टर्म सर्विसेज ली एक एम्प्लॉय से। वो सैलरीज, वेजेस, पेड लीव्स, ऐसे छोटे मोटे खर्चे, एब्सेंटी लीव्स जो कंपनी उस एम्प्लॉय को देना चाहती है, वो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारा P&L इमीडिएटली इन चीज़ों को एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड कर लेगा। टर्मिनेशन बेनिफिट्स की उम्मीद कंपनी को कुछ खास नहीं होती है कि हमें किसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, बट फिर भी करना पड़े तो इतने एक फंड्स होते हैं कंपनी के पास कि वो टर्मिनेशन लायबिलिटीज़ को मीट कर पाए, या एकदम से किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं तो उसके लिए इन्हें अलग से फंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्मिनेशन करने के वक्त उस एक्सपेंस को भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट में कैश या लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन दो केसेस में ज़्यादा समस्या हमें नहीं आती है। हमें ध्यान रखना होता है मेनली अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का और ख़ासकर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स का, क्योंकि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सारा केंद्र है या जिस बात पे ये खास ध्यान देना चाहते हैं वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स ही है, क्योंकि वही एक बड़ी समस्या है कि किस बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूं। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, या हमारी पौराणिक कथाओं में किसी राजा ने अपने दरबारी से पूछा, उसमें कृष्णदेव राय और तेनालीरामन का, उसमें कई बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन का नाम भी दे दिया जाता है। अब पता नहीं कौन से दरबार में बात हुई, बट ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने पूछा कि
हमारे शहर में कितने कौवे हैं। तो कुछ लोग गिनती कर कर के आए कि इतने कौवे हैं, कईयों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, कौवे कैसे गिन सकते हैं कि शहर में कितने कौवे हैं। तो एक दरबारी समझदार था, उन्होंने आके बोला कि शहर में 1050 कौवे हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि 1050 कौवे हैं। तो कहते हैं जी, अगर 1050 से कम मिले तो हो सकता है जब आप गिनने जाओगे तो वो कौवे उड़ चुके होंगे पेड़ों से, और 1050 से ज़्यादा मिले तो हो सकता है जब मैं गिनने गया तब वो हवा में उड़ रहे थे, मैं उन्हें गिन नहीं पाया, इसलिए मेरी कैलकुलेशन में वो नहीं आया। तो अब क्या करें? एक अंदाजे से एक नंबर दे दिया गया कि 1050 कौवे हैं शहर में। वैसा ही कुछ हमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के लिए करना पड़ता है। इसमें हम एक्चुअरी की मदद लेते हैं कि हमारे यहाँ 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी एज, इनकी एक्सपेक्टेशंस, सैलरी ग्रोथ, एम्बिशंस या बाहरी कारण जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है हमारे देश में, मोर्टेलिटी रेट्स क्या चल रहे हैं, कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी से कहीं लोग आहत तो नहीं होते हैं, क्या क्या नुकसान होने के चांसेस हैं, किन वजहों से कंपनी में नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, कितने एम्प्लॉयज़ टिकेंगे, क्या ट्रेंड है पीछे का, क्या लोग यहाँ पूरा समय बिताते हैं, कैसा माइंडसेट है, क्या लंबे समय तक नौकरी करते हैं या शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ही नौकरी करते और निकल जाते हैं। बहुत सारे एक्चुरियल अजम्पशंस लेके एक्चुअली इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो कहता है कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेसिस पे हमें एक लायबिलिटी बिल्टअप करनी होगी, और वो एक फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपनी को देता है कि इतना अमाउंट आपको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इतना अमाउंट आप कभी भी लायबल हैं पेमेंट करने के लिए, आपको तैयारी इसकी करनी चाहिए। और वो पता नहीं कब पेमेंट करनी होगी, इसका भी नहीं पता कि कब वो मौका आ जाए जब कंपनी को वो बेनिफिट्स पे आउट करने पड़े, और उन्हें अंदाजा भी नहीं है, पता भी नहीं है कि कब वो ऐसा करेंगे। और उन्हें एक काम ये भी करना है कि अगर एक एम्प्लॉय उनके यहाँ 25 साल का समय दे रहा है तो बेनिफिट्स भी इस टाइप से डिफाइंड है, जैसे 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। जिस आखिरी साल में वो नौकरी छोड़ रहे हैं या उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है, उस आखिरी साल में उनकी क्या सैलरी थी। अब आप 2022 में या 2023 में खड़े हैं यहाँ पे, अब कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय 2050 में कंपनी छोड़ेगा, उस दिन उसकी क्या सैलरी होगी। अब ये जो अद्भुत घटना है, इसको अंजाम देते हैं एक्चुअली अपने एक्चुअल कैलकुलेशंस के बेसिस पे, अजम्पशंस के बेसिस पे, अपने स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स का इस्तेमाल करके एक पॉइंट पर हमें पहुंचा ही देते हैं कि इसके आसपास हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी। वो हर एम्प्लॉय का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी लास्ट ऑन सैलरी क्या हो सकती है, कितनी ग्रोथ वो लेंगे, क्या उनका ट्रेंड है, किस तरीके से प्रीवियस में कंपनी ने ग्रोथ दी है, एम्प्लॉयज़ को 10% दी है, 15% दी है। उसके बेसिस पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2050 में इनकी सैलरी क्या होगी। अब उस सैलरी के बेसिस पे एक रिवर्स कैलकुलेशन होता है, 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी। अगर मान लेते हैं कि 2050 में उनकी सैलरी $1,00,000 है, 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी हुई $1,000। मैंने जानबूझ के डॉलर्स में फिगर ले लिया। अगर मैं 1,00,000 रुपए लेता तो आपको लगता कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें एम्प्लॉय टिका रहेगा, वो भी इतने साल, वो भी 1,00,000 रुपए के लिए। इसलिए मैंने पीछे डॉलर लगा दिया ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ 60-70 लाख की नौकरी है। तो 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी मतलब $1,000 जब से वो काम कर रहे तब से इस कंपनी को उनको देना होगा। अगर उन्होंने 25 साल का समय बिताया है
तो $25,000 के वो हकदार हो जाते हैं और एम्प्लॉय को वो $25,000 देने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल का समय इस कंपनी को दिया है। एज ए कंपनी हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम 2022 या 23 में अगर इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमें एक अंदाजा एक्चुअली देता है कि इतना अमाउंट का बेनिफिट पेमेंट हो सकता है 50 साल बाद, इतनी सैलरी हो सकती है, उस सैलरी का जो आपने 2050 में देनी है, मतलब 18-20 साल बाद जो पेमेंट करनी है उसकी आज कीमत क्या होगी। जो $1,000 आपने 18 से 20 साल के बाद देना है उसकी आज कीमत क्या होगी, ये जानना होगा। जो $1,000 आपने अगले साल सर्विस कंप्लीट करने की वजह से एम्प्लॉय हकदार हो जाता है, जब वो रिटायर होगा उसकी आज कीमत क्या होगी। तो रिवर्स में चलेगा कि 20 साल बाद हम देंगे एक पेमेंट, एक 19 साल बाद देंगे, एक 18 साल बाद देंगे, एक 17 साल बाद देंगे, एक 16 साल बाद देंगे। इन सभी पेमेंट्स का जो 16 साल बाद या 15 साल बाद देंगे उनकी आज कीमत क्या है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसीलिए तो पेचीदा लगता है। तो इसके ऊपर विस्तार से नज़र डालते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स में हम एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बेनिफिट्स हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को उसे या तो कैश पेमेंट देंगे या एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ज़्यादातर मामलों में जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस को, हमें इमीडिएटली एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है। एक्सपेंस वो इकोनॉमिक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करके हमें सर्विसेज दे के अर्न करता है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लायबल हैं उसे वो पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें वो सर्विसेज दी हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी तरक्की कर पाई। ये बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के रूप में होते हैं जो कि नॉर्मली सेटल हो जाते हैं 12 महीने के अंदर रिपोर्टिंग डेट के। एम्प्लॉय ने इस साल सर्विस दी, वो हकदार हो गया इस साल की सर्विसेज के बदले में एक अमाउंट लेने के लिए, जो उसे मंथली सैलरी के रूप में भी दिया जाता है, जो उसे बोनस के रूप में दिया जाता है, जो उसे पेड लीव्स के रूप में दिया जाता है और सिक लीव्स के रूप में। बहुत सारे बेनिफिट्स उसे दिए जाते हैं जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में वो बेनिफिट्स आते हैं जो एम्प्लॉय रॉक अवार्ड ले जाता है कि 15 साल से टिका हुआ है, उसकी वजह से कंपनी खुश होकर उसे 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड देती है, या वो लंबे समय तक कंपनी के साथ है तो उसका हक है कि वो सैबेटिकल लीव ले सकता है, वो पेड लीव्स ले सकता है अगर उसने इतना समय बिता दिया है। कैश अवार्ड्स मिल सकते हैं उन्हें। कई बार अगर ये बेनिफिट्स भी हमने अगर साफ साफ शब्दों में डिफाइन नहीं किए हैं, हमने ऐसा ही बेनिफिट दे दिया जैसा मैं अभी बात कर रहा था, 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। किसी एम्प्लॉय ने 10 साल बिताए हैं और हमें उम्मीद है कि वो ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेंगे, और हमने टाई अप कर दिया है कि 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी। अब हमें नहीं पता ना कि 10 साल बाद उनकी क्या सैलरी होगी या 20 साल बाद उनकी क्या सैलरी होगी, इसके लिए एक्चुअली की मदद लेनी पड़ती है। और अगर ऐसा आपने कोई फरमान जारी कर दिया है कि मैं ऐसा बेनिफिट दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेनिफिट दूंगा, तो आपको अकाउंटिंग भी कॉम्प्लिकेटेड करनी पड़ेगी कि 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी एक्चुअली को भी पैसे देने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को भी देने पड़ेंगे, अकाउंटिंग के लिए भी हमें उनकी मदद लेके एक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमने उसी तर्ज पर दे दिए जिस तर्ज पर नॉर्मली हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स का डिक्लेरेशन करते हैं। तो हमें एक्चुअली की मदद लेके सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कि एम्प्लॉय ने 1 साल पूरा कर दिया है, उसे हम कुछ पैसे देंगे जो हमें 20 साल बाद देने हैं या 10 साल बाद देने हैं, उनकी आज कीमत क्या होगी, वो आज कीमत हम रिकॉर्ड करते हैं सर्विस कॉस्ट के रूप में। फिर एक सम बिल्टअप हो जाता है, उस सम के ऊपर हम इंटरेस्ट इनकम भी हमें रिसीव होती है, हम लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम जो पेमेंट 20 साल बाद देने वाले, 10 साल बाद देने वाले, उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लगाएंगे। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये तब समझ आएगी जब हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स समझ चुके हैं। एक बार हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स को समझ लें, उसके बाद आपको दोबारा इसके ऊपर लेके आऊँगा कि अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी अगर ये उसी तर्ज पे दे दिया गया है जिस तर्ज पे हमें पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और कोई ऐसा अमाउंट है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए,
वो अनरिकॉग्नाइज्ड गेन और लॉस अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के केस में प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड होगा। पर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में जब मैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की कैलकुलेशन करता हूं और मैं ऐसा कोई बेनिफिट दे रहा हूं जो डिफाइंड है, जैसे 1% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो मैं जो भी अकाउंटिंग कर पाऊंगा वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, और जो अकाउंटिंग नहीं कर पाया उसी के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन एंड लॉस। इसका क्या करूं? जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकता था वो मैंने कर दिया, पर फिर भी एक डिफरेंस रह गया, क्योंकि एक्चुअली ने पिछले साल जो लायबिलिटी बताई थी, पिछले साल जो एसेट बताए थे, और इस साल दोबारा जब इन्होंने कैलकुलेशन की तो उसमें एक डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जब मैंने मेरी अकाउंटिंग से मैच किया तो इसमें फिर एक फ़र्क आ गया, जिसे हमने नाम दिया अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन एंड लॉस, की लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इसका क्या करें? मैनेजमेंट तो हाथ खड़े कर देती है कि मेरी गलती नहीं है, मैं जो रिकॉर्ड कर सकता था वो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही एम्प्लॉय ने 1 साल पूरा किया, हमने उसकी सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड की। अगर कोई परसेंटेज में बदलाव आया कि हम बेनिफिट कम या ज़्यादा देंगे, वो पास सर्विस कॉस्ट के रूप में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। जो एक्चुअली ने फंड क्रिएट करने के लिए कहा था उसमें हमने कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, उसकी अकाउंटिंग भी हमने कर ली। हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड किया कि हमने कितना इंटरेस्ट इनकम कमाया उस फंड के बेसिस पे। हमने लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की अपनी बुक्स में, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चार्ज किया। हम जो कर सकते थे वो किया, बट फिर भी पिछले साल के फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स और इस साल के फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स और प्लान लायबिलिटीज़ में फ़र्क आ गया, जो कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड ना कर पाए। जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसी को तो अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन एंड लॉस कहते हैं, और मैनेजमेंट इसमें हाथ खड़े कर देती है कि ये गेन मैं अपनी बुक्स में नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका हकदार नहीं बनना चाहता हूं, और नुकसान हो गया तो हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे इसका ब्लेम मत देना, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं ये अकाउंटिंग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स पे बेस्ड है, जिसका प्रोडिक्शन सिर्फ एक्चुअली कर सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं इस डिफरेंस को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करूंगा।